तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे देश के क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से है, जहां पर बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि वो कुछ मेजर रेनोवेशंस करेंगे हमारे देश के कई स्टेडियम्स के अंदर, टोटल 5 स्टेडियम्स में, और यहां पर इनको रेडी किया जाएगा वर्ल्ड क्लास मैचेस के लिए। तो दोस्तों ये वैसे कोई छोटे वाले स्टेडियम्स नहीं है, ऑलरेडी जो आप कह सकते हो टॉप स्टेडियम्स है, चाहे वो अरुण जेटली स्टेडियम हो, वानखेड़े स्टेडियम हो, ईडन गार्डन्स हो, इन जैसे स्टेडियम्स के अंदर रिवैम्प किया जाएगा। ऑलमोस्ट 70 करोड़ से लेके 150-200 करोड़ तक के बजट दिए गए हैं पर स्टेडियम के लिए। और चाहे यहाँ पर फैन मूवमेंट हो, दूसरी फैसिलिटीज हो, वेन्यूज के अंदर पार्किंग के लिए चीजें हो, बेहतर सेफ्टी इश्यूज हो, ये सारी चीजों के ऊपर पैसे खर्च किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आईपीएल के दौरान बीसीसीआई भी बहुत पैसा कमाती है, 10 सालों के अंदर इन्होंने बहुत पैसा कमाया है यहाँ पे। इसके वजह से जो स्टेडियम्स आईपीएल को होस्ट करते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपग्रेड्स करते रहे, ताकि जो ओवरऑल ये बिजनेस है आईपीएल का उसके अंदर ज्यादा पैसा वो कमा पाए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम का इनॉग्रेशन किया गया है। और बेसिकली दोस्तों ये सिर्फ एक विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम नहीं है, बल्कि चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है उनके टेरिटोरियल क्लेम्स के ऊपर। तो दोस्तों आप जानते हो कि चाइना जो है रिसेंटली पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को उनकी टेरिटरी के नाम पे क्लेम कर रहा था। वहां पे वो बोल रहे थे कि उनका ये सब एरिया है। तो गवर्नमेंट कर ये रही है कि जो अपने अंडर कंट्रोल में जितना अरुणाचल है वहां के बॉर्डर विलेजेस को हाईली डेवलप कर रही है, कनेक्टिविटी दे रही है रोड्स वगैरह से, जिसके वजह से एक पूरा स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सके कि इंडिया ये अपने विलेजेस स्ट्रांगली कंसिडर करता है, चाइनीज ये है नहीं। और इनके अंदर जो काम वो करेंगे, गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स वो लाएंगे, ये चीजें और चीजों को डोमिनेट करवाती है। 11 प्लेसेस को चाइना ने नाम दिया था चाइनीज में, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन इंडिया ने उल्टा यहाँ पे काम करके दिखाया है, जहाँ पे उनकी टेरिटरी को भी अभी अपना बताना हम शुरू कर रहे हैं विलेज लेवल पे डिबेट में। अगली दोस्तों खबर आ रही है मुंबई के सीएसएमटी रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट पे, जहाँ पर अवालिया कंस्ट्रक्शन ने टेंडर जीत लिया है इस पूरे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए। तो दोस्तों आरएलडीए जो रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा ये टेंडर दिया गया था, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरिटेज स्टेशन है। 1500 करोड़ से ज्यादा के पैसे खर्च करते हुए मुंबई सीएसएमटी स्टेशन का रीडेवलपमेंट होने वाला है। उसके लिए बिड्स रखी गई थी, जहाँ पर एलएनटी, एफकॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ने अपना नाम रखा था सामने, लेकिन ये कंपनी जो है अवालिया, इन्होंने ये बिड जीती है। ऑलमोस्ट दोस्तों आधी बिड उन्होंने डाली थी एलएनटी के प्राइस की, तो ऑब्वियसली इनका जीतना था ही। वैसे दोस्तों बाकी रेलवे कंस्ट्रक्शन अलग यहाँ पे मेजर अपग्रेडेशंस नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर मेजरली पैसेंजर मूवमेंट और पुरानी बिल्डिंग्स को डेमोलिश करके काम होगा, क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो मेन बिल्डिंग है उसके ऊपर तो कुछ काम होगा नहीं, आसपास के एरिया पे भी ज्यादा काम होना पॉसिबल नहीं है। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो मीडियम लेवल का डेवलपमेंट होगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे नितिन गडकरी से द्वारा किए गए अनाउंसमेंट से रिलेटेड, जहां पर कहा गया है कि जो नेशनल हाईवे सेक्शन है कनाबाई से लेके पंचतनी के बीच में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके 110 किलोमीटर के स्ट्रेच पे वाइडनिंग की जाएगी, ताकि मेजरली जो अमरनाथ जाने वाले टूरिस्ट है उनको फायदा हो सके और रोड ये बेहतर बन सके। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हो कि अमरनाथ के लिए ट्रैक करनी पड़ती है कच्चे रास्तों के ऊपर बहुत लंबे समय के लिए, तो इस रास्ते को भी पेडेस्ट्रियनाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे रोड ऐसे नहीं बनाए जाएंगे गाड़ियाँ वगैरह स्पीड में चलने लगेगी, लेकिन चलने के लिए आप कह सकते हो काइंड ऑफ फुटपाथ या फुटवेज बनाए जाएंगे, जो अमरनाथ यात्रा करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारी गवर्नमेंट ने इन्वाइट किए कुछ बीट से रिलेटेड, जहां पर द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी ऑफिस के द्वारा एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत सीपीएससीएस सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इन्वाइट किया गया है नई एमएसएमई पॉलिसीज को फॉर्मुलेट, कोऑर्डिनेट और इंप्लीमेंट करने के लिए। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि जो छोटे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो बेहतर तौर पे काम कर पाए, उनके लिए पॉलिसीज बेहतर ढंग से डिजाइन हो। तो इसके लिए जरूरी है कि जो एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करने वाली एंटिटीज है उनकी यहाँ पे सलाह ली जाए, और इसके लिए ये बिड्स इन्वाइट की गई है। अब कंपनी जहाँ पे आएगी अपनी कंसल्टिंग देगी और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है चीजें फॉर्मुलेट करेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है पुणे के पास वाले पिंपरी चिंचवड़ से, जहाँ पर महा मेट्रो जल्द ही लॉन्च करने वाला है एक और नए 8 किलोमीटर का फेज फुगेवाड़ी और सिविल कोर्ट स्टेशन के बीच में। तो दोस्तों करंटली पुणे मेट्रो का एक बहुत छोटा हिस्सा 11 किलोमीटर का ऑपरेशनल है, जो कि ज्यादातर लोग यूज नहीं कर रहे हैं। वो काइंड ऑफ एक जॉयराइड के जैसा बन गया है पुणे के अंदर, लेकिन अभी ये सेकंड सेक्शन ओपन होने के बाद में पॉसिबिलिटी ये है कि लोग डेली कम्यूट के तौर पर इस मेट्रो सेक्शन का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और जो ये 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये मे बी 15 मई को ओपन होगा। इसका वजह से शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, फुगेवाड़ी इन रीजन्स में जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इनको क्लियरेंस वैसे ऑलरेडी मिल चुका है सीआरएमएस या जो कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी होते हैं उनसे, और सिर्फ फाइनल अप्रूवल की बात बाकी है। बाकी टेस्ट वगैरह सारे हो चुके हैं, तो जल्द ही एक और नई मेट्रो देश के अंदर ऑपरेशनल होते हुए नजर आएगी। वैसे नई मेट्रो नहीं है, बस एक फेज नया ऑपरेशनल होगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है राजस्थान में इनॉग्रेट की गई कल के दिन पहली वंदे भारत एक्सप्रेस से, जहां पर अजमेर और दिल्ली कैंटोनमेंट स्टेशन के बीच में देश की अगली वंदे भारत एक्सप्रेस को इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट अभी रोज की खबरें आने शुरू हो गई वंदे भारत एक्सप्रेस की
इनफैक्ट आप कह सकते हो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, न्यूज भी अभी रही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन हमें कोई ना कोई वंदे भारत एक्सप्रेस नए रूट पे चलते हुए नजर आ रही है। और अभी राजस्थान का भी नंबर लग गया है, जहां पर दिल्ली राजस्थान के बीच की कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है। अगली दोस्तों खबर एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कोलकाता से, जहां पर कोलकाता मेट्रो देश की पहली मेट्रो बन चुकी है, जहां पर सक्सेसफुली अंडर वाटर टनल के अंदर ट्रायल्स ले लिए गए हैं। तो दोस्तों कोलकाता का जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर है, वहां पर एस्प्लेनेड से लेके अहोड़ा मैदान के बीच में जो सेक्शन गुजरता है वो हुगली रिवर के नीचे से एक टनल में गुजरता है, जिसको बनाने के लिए पिछले 14 साल का समय लगा है और बहुत टफ था इस टनल को बनाने के लिए, लेकिन फाइनली इसे कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके बाद में इसके ट्रायल्स अभी शुरू हो गए। वैसे दोस्तों और कई महीनों तक ट्रायल्स चलेंगे, जिसके बाद में इनके पैसेंजर मूवमेंट को शुरू किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों फिर से वेस्ट बंगाल से आ रही है, जहां पर वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या WB हिडको ने ये डिसाइड किया है कि वो पार्टनरशिप करेंगे पावर बैंक नाम की इस प्राइवेट फर्म के साथ में इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक चार्जिंग हब बनाने के लिए, स्पेसिफिकली ईवीज के लिए, जो कोलकाता के पास होगा। बेसिकली ये इस तरीके का चार्जिंग स्टेशन होगा जहां पर 25 व्हीकल्स को एक साथ चार्ज किया जा सकेगा और बाद में कुछ फर्दर एक्सपेंशंस करते हुए 50 to 75 व्हीकल्स को डेली बेसिस पे चार्ज किया जा सकेगा। एक हैसल फ्री मैनर के अंदर यहाँ पर अलग अलग टाइप के चार्जिंग स्टेशन अलग अलग व्हीकल्स के लिए लगाए जाएंगे। और देश में वैसे अभी बड़े स्टेशन बनना शुरू हो गए, जहाँ पर 10, 12, 15 चार्जिंग स्टेशन होते हैं एक जगह पे, और अब धीरे धीरे बढ़ाकर जो है ऐसे मेगा चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम भी देश के कई शहरों में और कोलकाता भी इसके अंदर लीड करने वाला है बहुत जल्द। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो अभिषेक शर्मा पूछते हैं, व्हाई द मेट्रोज आर नॉट एरोडायनेमिक लाइक बुलेट ट्रेन और वंदे भारत, इज इट ओनली डिजाइन चॉइस और एनी बेनिफिट्स फॉर इट। तो देखो यार, पहली बात मेट्रो ट्रेन जो होती है ना, वो 80 के स्पीड से ज्यादा जनरली चलती नहीं है, वो रेयर केसेस में 100 के ऊपर चलती है, वो भी देश में कुछ 1-2 लाइन से वैसे 100 के ऊपर स्पीड में चलती है। तब ऐसे स्पीड के अंदर जहाँ पर एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी स्टेशन पर रुकना है, तो एरोडायनेमिक डिजाइन बना के कोई खास मतलब है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत एफिशिएंसी में उसमें भी फायदा आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आता है जब एरोडायनेमिक ट्रेन बनाने को जाओ तो वो डिजाइन करने के लिए ज्यादा महंगी है, बनाने के लिए ज्यादा महंगी है, उनका मेंटेनेंस भी थोड़ा ज्यादा महंगा बन जाता है। सेफ्टी ऑपरेशंस के दौरान जो सामने वाला ओपनिंग विंडो होता है वो डिफिकल्ट बनता है, जो मोटरमैन के लिए या जो पायलट होता है उसके लिए चीज़ें ज़रा डिफिकल्ट बन जाती है ऐसे वाले कोच के अंदर। तो फिर मतलब नहीं बनता, एक फ्लैट सामने वाला जो फेसिंग वाला सिचुएशन होती है वो बेहतर ऑपरेशनल बेनिफिट्स ले आती है किसी भी मेट्रो के लिए। इसके साथ साथ मेट्रो जो होती है जनरली बहुत कम डिस्टेंसेस पे रुक जाती है, तो वहाँ पे ऐसा बहुत लंबा फेज आने नहीं वाला है जहाँ पर इतनी स्पीड वो मेट्रो गेन कर ले इतने लंबे समय के लिए कि वो एरोडायनेमिक इफेक्ट की वजह से कोई फायदा हो। तो अकॉर्डिंगली चीज़ें देखते हुए जो है ज़्यादा कुछ फायदा होगा नहीं अगर मेट्रोस को एरोडायनेमिक बना जाए। हाँ, अगर कोई एक्सप्रेस लाइन है जो कि बहुत लंबे लंबे स्टेशन पे रुकेगी, जैसे RRTS अगर आप माने तो एक काइंड ऑफ मेट्रो ही है वो, तो वहाँ पर एरोडायनेमिक इसलिए इस्तेमाल किया गया कि हाई स्पीड्स पर लंबे समय के लिए वो चलने वाली है। तो अकॉर्डिंगली चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये चीज़ें की जाती है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में #AskPT के साथ में मुझे वो पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरी वीडियोस के लिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आपको न्यूज़ अगर सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको न्यूज़ अगर देते हो तो क्रेडिट्स भी मिल सकता है हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम रोज़ ऐसी वीडियोज़ लाते हैं, तो नोटिफिकेशंस भी ऑन करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।